अक्टूबर से यानी अक्टूबर 2023 से अब तक भारी तेजी दिखा चुका है। अगर उसमें हम स्टील और आयरन ओर को छोड़ दें तो जो दूसरे नॉन फेरस मेटल है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। ग्लोबली पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तेज़ी और इससे जुड़ी कंपनियों में भी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, जिसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे पड़ता है, कंपनियों के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आता है, रियल एस्टेट में तेज़ी है। तमाम सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती हैं और मेटल की तेज़ी ब्रॉड बेस्ड होती है और चूँकि इनका ग्लोबल इम्पैक्ट है तो इसको समझने की आज हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के पार्थिव जॉनसा होंगे। आप अगर देखें तो पिछले एक महीने का रिटर्न जो है बहुत ही ज़बरदस्त था। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, निकल, मैग्नीज, चाहे जिसको लीजिए आप, शानदार तेज़ी बनी है। और ये तेज़ी दरअसल एक्चुअली अगर आप देखेंगे चार्ट पे जाके तो ये अक्टूबर से दिखाई पड़ती है, लेकिन हम बिल्कुल रीसेंट ले रहे हैं जिससे कि एकदम इसको क्लोजली समझने में आसानी रहे। केवल आयरन और स्टील को छोड़ दें जहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड है। क्यों हो रही इतनी तेज़ी, क्या रीजंस हैं इसके? क्या कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एल्युमिनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके संकेत क्या है? तो थोड़ा सा इसको एक कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं हम। दुनिया भर में कोविड के बाद से एक मेटल की बड़ी बुल रन रैली बनी और उसके बाद जब कोलैप्स आया, चाइना में दिक्कतें खड़ी हुई, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, तो मेटल के प्राइसेस बिल्कुल रॉक बॉटम पे आ गए। लेकिन अब फिर से हल्की हल्की रिवाइवल के संकेत हैं, तो एक तेज़ी का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। डिमांड आ रही है एशियन कंट्रीज से खास तौर पे। और दिलचस्प बात यह है कि जो एनर्जी जायंट्स हैं जो क्रूड में ट्रेड करते हैं, वाइटल ग्रुप, गनवर ग्रुप, मर्क्यूरिया एनर्जी, ये सब अब मेटल डेस्क सेटअप कर रहे हैं। यानी इनको लग रहा है कि मेटल में ज़्यादा तेज़ी है, यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, तो नई टीम खड़ी कर रहे हैं और उसके ज़रिए ये लोग अपने कामकाज शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत टफ कंपटीशन देंगे ग्लेनकॉर को और जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं ट्रफिगेरा को, जो कि मेटल के जायंट्स हैं। इनके बीच में एनर्जी जायंट्स आने वाले हैं, तो बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं पार्थिव जी के पास। पार्थिव जी, बहुत आसान भाषा में हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये मानना ठीक होगा कि मेटल में बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? गुड आफ्टरनून सर। तो पहले जाने के पहले हम पहले समझ लेते हैं कि एल्यूमिनियम कॉपर में क्यों ये अभी रैली, रिसेंट रैली जो हम कह रहे हैं वो आई है। अगर आप देखेंगे तो जनवरी से अगर आप देखेंगे तो कॉपर 14-15% और अगर एल्यूमिनियम देखेंगे तो 12-14% के रेंज में बढ़ चुके हैं। अभी एल्यूमिनियम की रैली इसलिए आई है रिसेंटली बिकॉज जो रशियन एलएमई पर जो रशियन एल्यूमिनियम जो बैन हुआ था, सो बिकॉज ऑफ दैट वो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट काइंड ऑफ अ थिंग आ गया था। बट ये रैली अभी रिसेंट जो दिख रही है वो 2022 में भी सेम रैली दिखाई दी थी, जब रशिया ने यूक्रेन के साथ जब वॉर स्टार्ट किया था, तभी भी सिमिलर काइंड ऑफ रैली आई थी जब वेस्टर्न कंट्री ने सेल्फ सैंक्शन लगाया। अब ये कहना राइट है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द सेक्टर, स्पेशली एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स इन ऑटोमोबाइल जो बढ़ रहे हैं। जो पहले हम 100 किलोज के आसपास यूज करते थे, आज हम 200 किलोज फॉर ईवी यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो एक कहना सही है कि द न्यू एक सेक्टर से डिमांड काफी आ रहा है। बट अगर हम पास में थोड़ा डीप डाइव करें तो देखें तो जब लास्ट 2022 में भी सिमिलर काइंड ऑफ सैंक्शन लगे थे एल्यूमिनियम के ऊपर, तभी एलएमई रशियन एल्यूमिनियम का एलएमई में बहुत सारा इन्वेंट्री बढ़ गया था एंड चाइना वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री टू बाय फ्रॉम रशिया। तो अभी भी ये सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। कंसिडरिंग द डिमांड, कंसिडरिंग द ओवरऑल ग्लोबल अब देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है अबाउट 2550 2650 के रेंज में, दैट इज अ वेरी सस्टेनेबल ट्रेंड बिकॉज उसके ऊपर एक अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है। तो जो रैली आई है वो एक जेन्युइन रैली भी है एंड द एल्यूमिनियम विल स्टे अराउंड दिस लेवल फॉर नेक्स्ट इन नियर टर्म बेसिकली। ओके। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में आपने सही कहा, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है। कुछ ही हफ्ते में कॉपर 8200 के लेवल से $9,500 के लेवल पे आ गया है। इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। हम एक कहते हैं एक माइन सप्लाई क्रंच, तो जहाँ पे पनामा के माइंस में थोड़ी इश्यू आई है, जहाँ पे बहुत 4 लाख
टन की कट हुआ है, इंक्लूडिंग अदर मेजर एल्यूमिनियम कॉपर प्रोड्यूसर्स ने भी बोला है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट आई। अब जब ये सप्लाई कंस्ट्रेंट होती है उससे, तो फिर इवेंचुअली स्मेल्टर्स भी कम फंक्शन करते हैं और इवेंचुअली आपका आउटपुट इन द मार्केट गोज डाउन। और अगर हम डिमांड की बात करें तो जो अगेन न्यू एज सेक्टर्स है जहाँ पे हम बोलते हैं जो ग्रीन मेटल जहाँ पे लगते हैं, स्पेशली कॉपर है, तो वो सब लाइक रिन्यूएबल हो गए या डेटा सेंटर्स हो गए या जहाँ पे भी है वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिमांड है, नॉट ओनली फ्रॉम एशियन कंट्रीज बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आगे जाके अगर आप 5-6 साल की बात करें, आज अगर 25 मिलियन टन ग्लोबल रिक्वायरमेंट है कॉपर का, वो इंक्रीज होकर इट विल बी अबाउट 26-27 मिलियन टन बाय FY30, बट तभी भी एक सप्लाई क्रंच रहेगा। सो मुझे लगता है कि अभी ये जो 9000 प्लस की जो कॉपर LME है, इट कैन इजीली सस्टेन एंड इट अगर आगे जाके अगर और थोड़ा क्रंच आए तो इट कैन इजीली इंक्रीज इवन फ्रॉम दिस लेवल। तो ये है हमारे नॉन फेरस स्टील। ओके, तो ये नॉन फेरस की दो खास कमोडिटी एल्युमिनियम और कॉपर में है। अब कहते तो ये कि कॉपर कंसंट्रेट के भाव कॉपर ओर के बराबर है, या वाइस वर्सा, आप दो भी समझ लें, इसलिए क्योंकि इतनी तेज़ी है और बावजूद इसके कि फिनिश मेटल की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा चाइना में है, तो उसके बावजूद अगर बैकएंड पे जाके इतनी तेज़ी हो रही है, इसका मतलब शायद ये लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले एक डेकेड तक कॉपर स्पेशली और एल्युमिनियम जो न्यू एनर्जी में भी यूज़ हो रहा है, ईवी में भी यूज़ हो रहा है, डेटा सेंटर में भी यूज़ हो रहा है, तरह तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो बढ़ने वाले हैं। मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि क्या ये कम से कम इन 3-4 मेटल्स में एक बड़े बुलरन की शुरुआत, जैसे लोग कहते हैं ना मेटल की रैली पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस लेवल पे पकड़ रहे हैं उसको, चूंकि अक्टूबर से इसका डेटा मिलता है जहाँ से अपसर्ज आया है और अभी 6 महीने हुए मात्र, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ये 2-4 साल की रैली है, या जो टेक्निकल रीजन थे कि चाइना रशिया के डिलीवरी रोक दी LME पे, या चीन में थोड़ी सी मंदी से सुधार हो रहा है उसकी वजह से, या न्यू एनर्जी आ रहा है, या फिर ये वाकई एक सेकुलर बुल रन है जो बहुत लंबा चलने वाला है? एक टाइम ऐसा था सर कि अगर हम मेटल की बात करें तो एक रैली होती थी। अभी ये हो गया है कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों अलग अलग रीजन से बढ़ रहा है। कॉपर की एक बहुत ही स्ट्रक्चरल स्टोरी है और आई 100% अग्री टू यू कि ये थोड़ा लंबा स्पैन में जाएगा। ये नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो सकती है एज फार एज कॉपर इज कंसर्न। एल्यूमिनियम क्या होता है सर, दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अफोर्डेबिलिटी का भी एक पॉइंट आ जाता है। जब भी लास्ट 2022 में भी जब भी अपना एल्यूमिनियम क्रॉस 3500 काइंड ऑफ लेवल, इट वो अगेन रिट्रैक्ट हो गया था। सो एक बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा क्वांटम में भी यूज होता है, स्पेशली फॉर ऑटो इंडस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्री लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, ऑटो हो गया, एनर्जी हो गया, तो यहाँ पे एक अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। मुझे ये कहना है कि ये जो लेवल है सस्टेनेबल रहेगा। ये नहीं है कि हम 2023 के लेवल पे वापस जाएंगे। तो ये 2600 के लेवल का जो रेंज है बहुत ही एक ज्यादा एक ऐसा रेंज है जहाँ पे सब स्मेल्टर्स और बोलिए या कंपनीज बोलिए उनके लिए भी एक बेटर है स्प्रेड्स के लिए। ओके, अच्छा, ये स्टील और आयरन और ये टिन में तो है, स्टील और आयरन और में तेज़ी नहीं बन पा रही, बल्कि नेगेटिव रिटर्न है इनके पिछले 1-1.5 महीने या और लंबे समय भी है तब भी, ये क्यों ऐसा है? सर पहले तो एक स्टील का समझ लेते हैं कि चाइना आज की तारीख में ग्लोबली 50% प्लस आज ऑन डेट 54% ऑफ द स्टील रिक्वायरमेंट करता है, आउट ऑफ विच उनके जो रियल एस्टेट है वो एक 30-35% रिक्वायरमेंट है। तो अगर बैक ऑफ द एनवेलप अगर हम कैलकुलेशन करें तो ग्लोबली 15% प्लस एक ही सेक्टर से, एक ही कंट्री से आ रहा है। जहाँ पे जो चाइना का रियल एस्टेट है वहाँ पे अभी तक कोई अपलिफ्टमेंट इतना दिखाई नहीं दिया है, थोड़ा बॉटम आउट होना और बाकी है। थोड़े इश्यूज अभी भी है जब तक रियल एस्टेट से कंस्ट्रेंट है। आज अभी चाइना जो स्टिमुलस ले रहा है वो एक अदर टेरिटरी में ले रहा है, जैसे कि हो गया कि दे आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कंज्यूमर गुड्स, वहां पे उनको इंकरेजमेंट दे रहा है। बट जो रियल एस्टेट से जो स्टील जो होगा गायब मार्केट से, विच इज अबाउट 20 मिलियन टन, और यहाँ पे न्यू डिमांड क्रिएशन हो रही है सिर्फ 10 मिलियन टन की। सो नेट नेट आप फिर भी थोड़ा आपका कंजम्पशन लो हो रहा है। दिस इज एज फार एज चाइना इज कंसर्न। अभी जो अगर आप स्टिमुलस की बात करें तो अगर हम 2020 के पहले के अगर हम स्टिमुलस देखें, तो कोविड के पहले के स्टिमुलस देखें, तो स्पेशली स्टील में ये हो रहा था कि जब भी स्टिमुलस आए उसके बाद एक साल में स्टील यूज्ड टू इंक्रीज एंड गेट अ न्यू हाई। अगर हम 2008 की बात करें, 16 की बात करें, या जस्ट बिफोर कोविड की बात करें, तो कोविड के बाद जो भी छोटे बड़े जो भी स्टिमुलस आ रहे हैं, वेदर रेट कट से हो या इन्फ्यूजन से हो, कुछ भी अगर आप स्टिमुलस की बात करें, तो स्टील बढ़ रहा है स्टिमुलस के साथ, उसके बाद कम हो रहा है।
अभी भी यही ट्रेंड दिखाई दिया था थोड़ा टाइम पहले कि स्टील बढ़ा था स्टिमुलस के साथ, फिर कम हुआ था। अभी फंडामेंटली देयर इज नथिंग चेंज इनसाइड चाइना। हाउएवर आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिमांड अक्रॉस दी मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, अक्रॉस एनीथिंग इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो पार्थिव भाई अब ये बताओ, इंडियन कंपनीज में जो मेटल्स में डील करती है, आपकी टॉप पिक क्या है? मेरा एक मानना है कि बिकॉज हम इंडिया एक अभी एक मेटल एक पूरा लोकल स्टोरी हो गई है रादर देन डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ मैक्रो। इट इज मोर ऑफ बिकॉज हमारे पास डिमांड ही इतनी क्रिएशन इतनी हो रही है, तो हमारे राइट नाउ टॉपिक है जो मोस्टली इंडियन कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरीज है, समथिंग लाइक जिंदाल स्टील एंड पावर, जहाँ पे कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, जहाँ पे उनके रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। सो जिंदाल स्टील एंड पावर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसिडरिंग आपका पावर सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है, सो वी आल्सो आर वेरी बुलिश ऑन कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया, ये दो टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जेएसपीएल जो लार्जली स्टील और रेल का बड़ा प्लेयर है, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन रेल का बड़ा प्लेयर है, उसमें पार्थिव को ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि इंडिया की स्टील डिमांड, इंडिया की इंफ्रा डिमांड में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पार्थिव जी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि मेटल की रैली कितनी सस्टेनेबल है और इंडिया में अगर आपको प्ले करना है तो आपके लिए टॉप पिक क्या हो सकती है। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।